नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं राजनीति। दुनिया में सरकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई पड़ता है। हर साल कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की लहर दौड़ती है और ये इतनी भयानक होती है कि सिंहासन पर बैठे नेताओं को भागना ही पड़ जाए। नेपाल में किस तरह से हिंसा भड़की है हमने देखा। नेपाल के बाद में अब आज फ्रांस की सड़कों पर भी जन सैलाब उमड़ पड़ा। नेपाल के जैसा खौफनाक मंजर नजर आया फ्रांस में। ऐसा लगा कि मैक्रो की सरकार तो अब मानो चली ही गई, क्योंकि प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, कई जगहों पर सुरक्षा बलों से भिड़ गए, हर तरफ से आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें आने लगी। वहीं नेपाल जेनजी आंदोलन के तीसरे दिन भी शांत उस रूप में नजर नहीं आया और अब नए पीएम के लिए भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। लेकिन शांति के पहले की आहट जोरदार रही। नेपाल के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें देखने को मिली। आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए नेपाल की जनरेशन जेड, यानी कि जिसे जेन जी आंदोलन नाम दिया गया है, उसकी खतरनाक हकीकत आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब देखिए ये 10 तस्वीरें, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर देखिए। हर तरफ यहां पर किस तरह से नेपाल जल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, संसद, पीएम हाउस, राष्ट्रपति आवास, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें धू धू कर जल उठी। हालात इतने बिगड़ गए कि यहां पर सेना ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह से हालात यहां पर नजर आए, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि नेपाल, जिसे ये कहा जाए एक टूरिज्म का एक बड़ा हब माना जाता था, अब वो द बर्निंग नेपाल बन चुका है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का हाल, यहाँ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, सिंह दरबार, प्रचंड का घर, वित्त मंत्री का घर, पूर्व पीएम का घर या फिर मीडिया दफ्तर। प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हालात रहे नेपाल के। लेकिन बात सिर्फ नेपाल की नहीं, पहले बात फ्रांस के विद्रोह की कर लेते हैं। फ्रांस में किस तरह से फसाद जो है जमकर यहां पर नजर आया। फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए, बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को पेरिस की सड़कों पर आ गए और देखते ही देखते उग्र भीड़ और सुरक्षा कर्मियों के बीच में हिंसक झड़प शुरू हो गई। फ्रांस की गलियां चीख रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक एवरीथिंग अभियान के तहत पूरे मुल्क में हिंसा की आग लगा दी है। सरकार की नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ आम जनता तन गई है और सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। बड़ी बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। मंत्रियों के घर भी महफूज नहीं है। ऐसा लगता है कि हर तरफ खूनी जंग ने दस्तक दे दी है। फ्रांस में यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। एक दिन पहले ही अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति मैक्रो को फ्रांसवा बायरू ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दो नाम का ये आंदोलन फ्रांस में अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल है, जिसमें गलियों से लेकर हाईवे तक चक्का जाम दिख रहा है। रास्तों पर आग के शोले आसमान को छूने को बेताब दिख रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से रेलवे पर भी बुरा असर पड़ा है।
फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रेतोयो ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। खबर है कि पेरिस समेत फ्रांस के कई शहर आंदोलन की आग में जल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस, बोर्डो, मार्सेल और लियोन, मॉन्टपेलियर समेत कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालात को संभालने के लिए फ्रांस सरकार ने 80,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं, जिनमें 6,000 सिर्फ पेरिस में मोर्चा संभाले हुए हैं और देश भर में 200 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जानकारों का मानना है कि ये आंदोलन येलो वेस्ट की तरह है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया की मदद से लड़ाई आर पार की है। फ्रांस में ये आंदोलन केवल राजनीतिक उथल पुथल तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला भी है। स्कूल से लेकर काम तक लोग घरों में कैद हो गए हैं। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आंदोलनकारियों की हिंसक चेतावनी सरकार को नीति बदलने के लिए मजबूर करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो फ्रांस किस तरह से जल रहा है ये आपने देख लिया। फ्रांस की नीतियों को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और पूरा का पूरा फ्रांस इन दिनों हिंसा की आग में धधक रहा है। कुछ इसी तरह से हिंसा की आग नेपाल में देखने को मिली। सोशल मीडिया बैन और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर युवाओं का आंदोलन हुआ और आंदोलन का आज ये तीसरा दिन था। 8 सितंबर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सड़कों पर सेना को उतरना पड़ा। पूरे देश को कंट्रोल में करने के लिए कमान अपने हाथ में अब सेना ले चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में आज भी हिंसा जारी रही। तीसरे दिन भी नेपाल चलता रहा। सड़कों पर युवाओं का झुंड फिर तांडव मचाता दिखा। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जिंजीस का यह आंदोलन इतना भयावह होगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कल जो हुआ वो बहुत खतरनाक है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। विदेश मंत्री के साथ बदसलूकी की और वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन को भी नहीं बख्शा गया। शुरू में ऐसा लगा ये आंदोलन नेपाल को नई राह दिखाएगा, लेकिन हिंसा की आग में आंदोलन के वसूलों को मिट्टी में मिला दिया गया। क्रांति की धार को अशांति ने ढक लिया, क्योंकि नेपाल में क्रांति के नाम पर हुई हिंसा में कई बड़ी और अहम इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। पीएम ओली और नेपाल के राष्ट्रपति के घर को जला दिया गया है। 2 पूर्व पीएम के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पीएम ओली के देश छोड़कर भागने की आशंका है। 2 दिन की हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक बुलाई है। हमारा जेनजी किस लिए कर रहा है, गले से हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। देश छोड़ के भाग गया और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देउबा, उसका पत्नी का आरजू देउबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं वो केपी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। अब हमारा डिमांड यही है कि अच्छा नेता चाहिए हमको, नहीं अब हमको कन्वर्सेशन करना है। यहाँ का तो माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ पे हर जगह घर, संसद भवन में भी खड़ा हूँ,
ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए, लेके चले गए हैं यहाँ से लोग, बाकी और क्या दूसरा। और रास्ते में देखे पूरा तोड़ फाड़ किए हुए है, काफी लगी है उधर सब। अब नेपाल के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती ये कि कौन संभालेगा बागडोर। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पहले दावेदार काठमांडू के मेयर बालेन शाह हैं, क्योंकि वो जेनजीज आंदोलन का बड़ा चेहरा है। युवाओं को एकजुट करने में इनका बड़ा रोल है और ये युवाओं के लिए रोल मॉडल भी हैं। सुदन सुंगरू हामी नेपाल एनजीओ के अध्यक्ष हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने वाले समाजसेवी। इन्होंने ही सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया और आंदोलन के लिए युवाओं को एकजुट किया। तीसरा नाम रवि लामिछाने का है। ये आरएसपी संस्थापक हैं और युवाओं पर इनकी पकड़ है। वहीं खबर यह भी मिल रही है कि नेपाल की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। नेपाल के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने भी सीमा के पास इलाकों में सतर्कता और चौकसी बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में आने वाले दिन चुनौती भरे साबित होने वाले हैं और नेपाल में हिंसा की आग कब ठंडी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में सोमवार से माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी हुई, जिसने इलाके को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की, बल्कि पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसाए गए। हालात को संभालने के लिए इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ऐसा कड़ा कानून जिसमें बिना मुकदमे लंबी गिरफ्तारी संभव है और एक विधायक पर यह पहली बार लागू किया गया। जिनसे लड़ना है उनसे तो आप लड़ नहीं पाते, वहां आप यू टर्न मार लेते हैं। जो आपके चुने हुए विधायक हैं उनके ऊपर आप अपना जोर आजमा रहे हैं, उनके ऊपर आप जो है नए नए कानून लगा रहे हैं। वो तो बड़ा आसान काम है, उसमें क्या है। आप उस पे क्या कईयों पे और लगा दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए। पूरी की पूरी हमारी जो टीम है, हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं, हमारा सोशल मीडिया है, हमारे पास जो भी कुछ हमारी ताकत है, पूरी ताकत से हम अपने विधायक और अपने जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो सरकार ने किया है उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के हीरो बन गए हैं और अब सरकार उनको रोक नहीं पाएगी। महराज मलिक का अपराध ये था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे, तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। महराज मलिक को मीडिया से बातचीत के दौरान कल अरेस्ट किया गया।
आरोप है कि महराज ने कलेक्टर से अभद्र व्यवहार किया और उन्होंने समाज की शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इतना ही नहीं, पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज कर विधायक को जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि महराज मलिक पर 18 एफआईआर दर्ज हैं। लेकिन कल जैसे ही विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी की खबर फैली, इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। सियासी नुमाइंदे भी इसमें कूद पड़े हैं। जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहां पे तो कुछ नहीं, बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलखलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। उन्होंने एक सिख आईएएस अफसर जो डिप्टी कमिश्नर है हरविंदर सिंह, उनके प्रति बहुत अपशब्द बोले, उनको गालियां निकाली, मां बहन तक उनके पिताजी के प्रति अपशब्द बोले और फिर बोला तेरे मुंह पे थूकूंगा। इस तरह से सिखों के प्रति अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, सिखों को गालियां निकलवा रहे हैं अपने एमएलए से। ना तो मलिक की इतनी औकात है, ना उसके आकाओं की इतनी औकात है कि सपने में भी सोच सकें किसी सिख के मुंह पे थूकने की। ये जो बात उन्होंने कही है, इसकी जब मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, वही मैं वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह करता हूँ, तुरंत सिखों की इस भावनाओं को इस तरह से आहत करने के लिए जहां महराज मलिक के ऊपर तुरंत एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, वहीं उसके आकाओं के ऊपर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने विधायक के समर्थन में पोस्ट किया। लिखा कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी का शेर है, वो हमेशा जनता की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। जेल आम आदमी पार्टी के किसी विधायक को डरा नहीं सकती। हालांकि गिरफ्तारी के विरोध में डोडा के लोगों का गुस्सा अब पूरी तरह से शबाब पर है। सवाल यह है कि क्या पीएसए के नाम पर जम्मू कश्मीर में सियासी हवा तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, लेकिन रायबरेली जैसे पहुंचे तो उनका विरोध होना शुरू हो गया। अब यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह अपने समर्थकों के साथ उनके रास्ते पर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाने लग गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विरोध बढ़ता देख वहां पर पुलिस ने एहतियातन राहुल गांधी का काफिला 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था। मौके पर तनाव का माहौल रहा, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है जब सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे। हालांकि बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी वहां पर राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन कर रही थी। रायबरेली की जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। पुलिस ने एहतियातन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी के काफिले को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था। पहले से ही क्योंकि इस पूरे उनके टूर की जानकारी थी, तो प्रदर्शनकारी भी बड़े स्तर पर यहां पर पहुंचे थे, हाथों में झंडा लेकर। देखिए, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा हाई हो गया। शहर में जगह जगह तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरें वाले पोस्टर्स लगने शुरू हो गए, जिस पर विवाद खड़ा हो गया।
इन पोस्टर्स पर लिखा था इंडिया की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। और देखिए यहाँ पर एक तरह से विष्णु, ये कहा जाए ब्रह्मा के अवतार में राहुल गांधी दर्शाए गए हैं। बताया गया कि इन पोस्टरों को लगाने वाला समाजवादी पार्टी का नेता है और ये जो पोस्टर है इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए चुनाव है इन दिनों आने वाले वक्त में बिहार में, लेकिन उसके पहले रायबरेली में एक अलग हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। विपक्ष के 3 बड़े चेहरे, चाहे बात अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, उनके साथ में राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार में। ब्रह्मा रूप में बताए हैं राहुल गांधी, जिन्हें एक तरह से कहा जाए सृष्टि के रचयिता के तौर पर ब्रह्मा जी को माना जाता है। राहुल गांधी को यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्थान पर फोटो में लगाया गया है। वहीं विष्णु और महेश के रूप में, यानी कि शिवजी और विष्णु के रूप में यहाँ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पोस्टर के बाद में जमकर यहाँ पर ये कहा जाए एक अलग बहस, एक अलग चर्चा जरूर शुरू हो रही है, एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में आखिर ये वाला जो पोस्टर है कहाँ तक चर्चा का विषय बनता है। लेकिन रायबरेली की सियासत में जरूर इसकी चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश में जरूर इसकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश में साथ में एक साथ मंच में नजर आ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, लेकिन युवा नेता के तौर पर उनकी एक बड़ी छवि नजर आती है। तो रायबरेली में जब पोस्टर्स लगाए गए राहुल गांधी के स्वागत के लिए, तो इस दौरान तेजस्वी की यादव की भी तस्वीर यहां पर लगाई गई थी। आजम खान, उन्होंने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। इस पूरे मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की है। दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, लंबित रहने तक जमानत देने की कोर्ट से मांग की। इस पूरे मामले में बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अब देखने वाली बात है कि आखिर आजम खान को आगे राहत मिलती है या नहीं। 12 अगस्त को अपने पूरे मामले की ये कहा जाए कि सुनवाई हुई और उसके बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आजम खान के लिए ये बड़ी खबर है। डूंगरपुर केस में आजम खान को राहत मिल गई है रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में।